Lecture number 7, Pie Chart and Histogram by Zahid Khan, Department of Statistics, faculty member at University of Malakand, Pakistan. पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम, सबसे पहले हम पाई चार्ट को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. एंड बिफोर डिस्क्राइबिंग द पाई चार्ट you should know some important terms of the mathematics. So geometrically it can be seen that the area of a sector of a circle taking radially is proportional to the angle at its center. ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर मैथमेटिकली आप लोग ये चीज़ समझ जाएं तो फिर हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं पाई चार्ट को. ज्योमेट्रिकली इट कैन बी सीन दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. आप लोग इमेज करें कि कोई सर्कल है आपके पास, ठीक है. उस सर्कल में सेक्टर है, यानी उस सर्कल के डिफरेंट हिस्से हैं जो कि रेडियली लिए गए हैं. रेडियली का मतलब कि वो सेंटर से स्टार्ट हुई है वो लाइन, और वो एच से एच तक गई हुई है. तो अगर आप एक लाइन सेंटर से ड्रा करें उसकी एच तक, और दूसरा लाइन ड्रा करें उसकी एच तक एक सर्कल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं एक सेक्टर. ओके, इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल एट इट्स सेंटर. तो रिमेंबर कि जो सेक्टर है ये प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ को? द एंगल ऑफ इट्स सेंटर. जो सर्कल है उस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगी ये पूरा सेक्टर उसको प्रोपोर्शनल होगा. इट्स देयरफॉर सफिशिएंट टू ड्रा एंगल एट द सेंटर प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल फिगर. तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम सेंटर में एक एंगल ड्रा करें, ओके, और वो एंगल जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल फिगर होगा. यानी जिस फिगर को हम शो करना चाहते हैं एज अ चार्ट, ओके, तो उस फिगर की जो एंगल होगी वो हमने ड्रा करनी है सेंटर में. तो जो सेक्टर बनेगी वो सेक्टर उस फिगर को शो करेगा. फिर दिस विल मेक द एरिया ऑफ द सेक्टर प्रोपोर्शनल टू द बेसिक फिगर. वही बात कि जो एरिया होगा सेक्टर का वो प्रोपोर्शनल होगा बेसिक फिगर को. यानी अगर आप एक फिगर को शो करना चाहते हैं तो वो फिगर उस सेक्टर को प्रोपोर्शनल होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट द टोटल बी 1000 एंड वन ऑफ द कंपोनेंट बी 200, देन द एंगल विल बी. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल यूनिट्स, टोटल नंबर 1000 है, जिसमें से 200 को हम सर्कल पे या एज अ पाई चार्ट शो करना चाहते हैं. तो उसकी एंगल किस तरह बनेगी? तो वेरी इजी, 200 डिवाइडेड बाई 1000, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री. इसको सॉल्व करें, यानी 200 डिवाइड बाई 1000 मालूम करके उसको 360 से मल्टीप्लाइड करें, या 200 को 360 से मल्टीप्लाइड करें, उसका जो आंसर आ जाएगा, ओके, उसको डिवाइड करें 1000 से, यू विल गेट 72 डिग्री. तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेंटर है सर्कल की उसमें आपने 72 डिग्री लेनी है, ओके, और फिर आपने दो लाइन खींचने हैं अप टू द एज. तो एक सेक्टर बनेगी, ये सेक्टर प्रोपोर्शनल होगी 200 को, जो कि ओरिजिनल फिगर है. इसको अब हम जनरली लिखते हैं कि जनरल एंगल ऑफ सेक्टर एट द सेंटर करिस्पॉन्डिंग टू द कंपोनेंट. इसके लिए जनरल फार्मूला ये होगा कि कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री. यानी जो आपके पास टोटल है उसमें कंपोनेंट होगा जिसको आप एज ए सेक्टर शो करना चाहते हैं, तो वो कंपोनेंट आप लिख के उसको डिवाइड करें टोटल से और मल्टीप्लाइड करें 360 से, तो उसकी एंगल इस तरीके से फाइंड हो जाएगी. When a statistical phenomena is composed of different components which are numerous, say 4 or more component, bar chart are not suitable to represent them, because under this situation they become very complex in their visual impression or questions. ओके, तो डियर स्टूडेंट, असल में आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हम बार चार्ट को क्यों यूज़ नहीं करते. वाई वी कम टूवर्ड द पाई चार्ट, जो कि थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगा क्योंकि सर्कल बनानी है, सर्कल में एंगल बनाने हैं, ओके. तो उसका आंसर ये है कि चूँकि अगर आपके पास 4 या मोर कंपोनेंट हो जिसको आप शो करना चाहते हैं,
तो अगर एक बार आप बनाएं और उस बार में आप मोर देन 4 कंपोनेंट बनाएं, ओके, जिस तरह सब डिवाइडेड बार डायग्राम में होता है ना, या मल्टीपल बार डायग्राम में होता है, तो उसमें अगर आप मल्टीपल बार बनाएं 4, 5, 6 या 8 या 10, तो उसकी इम्प्रेशन भी ठीक नहीं होगी, उसको रीड करना भी बहुत मुश्किल होगा, और हम यूँ कह सकते हैं कि उसके ज़रिए डेटा सही तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा, समराइज़ नहीं होगा। तो इस वजह से वी कम टूवर्ड द पाई चार्ट, जिसमें अगर आपके पास 5 हो या 8 हो या 10 हो कंपोनेंट, तो उसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वेरी इजीली उसको रीड कर सकते हैं और डेटा की इम्प्रेशन भी अच्छी होगी। A pie diagram is suitable for such situation. It is circular diagram which is a circle pie divided by the radii and two sectors like slice of a cake or pie. वही चीज़ के ये एक सर्कुलर डायग्राम है जिसमें आप एक सर्कल बनाते हैं, ओके, और उसको फिर आप डिवाइड करते हैं रेडी यानी रेडियस में, ओके, इनटू सेक्टर्स, और जो हर सेक्टर होगा उसमें वो प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल फिगर। जिस तरह स्लाइस ऑफ केक या पाई होती है, केक में जिस तरह हम स्लाइस बनाते हैं ना, उस तरह इसमें भी हम स्लाइस बनाएंगे। ये जो सर्कल है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ईच कंपोनेंट। ये आप ज़रूर याद रखें कि जो पाई चार्ट है उसमें हर एक सेक्टर की एरिया वो प्रोपोर्शनल होगी ओरिजिनल फिगर की। ओके डियर स्टूडेंट, इस पर अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ट्राई करते हैं कि एग्जांपल आपको समझ आ जाए और आपकी स्किल बने कि आप किसी भी डेटा को ले लें और उससे आप पाई चार्ट बना सकें। एज एन एग्जांपल कंसिडर द ईयरली एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर टेड अ कॉलेज अंडर ग्रेजुएट। ये उसकी एक्सपेंडिचर है मिस्टर टेड की। इसमें ट्यूशन फीस है, जिसमें बुक्स एंड लैब है जो आपको नज़र आ रहा है, इंश्योरेंस है अप टू। इसकी टोटल एक्सपेंडिचर है 30,000, और ये जो ट्यूशन फीस आपको टॉप पर नज़र आ रहा है इसको हम एक कंपोनेंट कहते हैं जो कि 6,000 है। इस तरह बुक्स जो है ये एंड लैब ये 2,000 है, इसको भी हम कंपोनेंट कहते हैं। सो नाउ एज एक्सप्लेन अबव वी कैलकुलेट द एंगल करस्पॉन्डिंग टू वेरियस आइटम। ओके स्टूडेंट, इसको आप गौर से देख लें। फार्मूला दें, आपको याद होगा जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया हुआ था कि कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री सब में कॉमन होगा, इसी से ही मल्टीप्लाइड होगा। और उसकी रीज़न ये है कि जो सर्कल की टोटल एरिया है वो 360 डिग्रीज है। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास था वो 6,000 था, जो ट्यूशन फीस का था। तो 6,000 डिवाइडेड बाय टोटल जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था पिछली स्लाइड में वो 3,000 था। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 था। 6,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 360। इसको हम सॉल्व करें तो ये 72 डिग्री, यानी जो फर्स्ट एंगल बनेगी सर्कल में वो 72 डिग्री होगी। फिर सेकंड है बुक्स एंड लैब। वो अगर आप लोग देख लिए पिछली स्लाइड में तो वो 2,000 था। तो 2,000 डिवाइडेड बाय टोटल, और टोटल है 30,000 और मल्टीप्लाइड बाय 360। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 360 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, और उसका रीज़न ही यही है कि सर्कल की टोटल एरिया जो है वो 360 डिग्री होती है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यू विल गेट 24 डिग्री, यानी कि दूसरी कंपोनेंट जो बनेगी उसकी एंगल सेंटर में होगी 24 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्लोथ्स स्लैश क्लीनिंग। तो ये चूँकि 2,000 था, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 360, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, यू विल गेट 24 डिग्री। नेक्स्ट 144, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 48। ओके, इसकी एक चेक भी है कि आप 72, 24, 24, 144, 36, 12, 48 इसको आप ऐड करें तो ये लाजमन इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जो नज़र आ रहा है ये पाई चार्ट है, और इसमें आपने जो स्टार्ट लेना था वो सबसे जो बड़ा एंगल है 144 से, यानी आपने सर्कल सबसे पहले बनानी थी। सर्कल के बिल्कुल सेंटर में आपने एक डॉट लगाना था और उसी से आपने एंगल ड्रा करना था। ओके,
तो जो फर्स्ट था ये 144 डिग्री था, ओके। और नेक्स्ट जो है वो 36 इनके साथ बनानी है, फिर 12, फिर 48, फिर 72, फिर 28, सॉरी 24, फिर 24। और साइड पर वो भी देनी है की कि जो आपको येलो नज़र आ रहा है और इसमें लाइन लगे हुए हैं ब्लू, ये ट्यूशन फीस है। ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है ये बुक एंड लैब है। नेक्स्ट क्लॉथ है। तो हर एक की डिफरेंट कलर होंगे और वो डिफरेंट कलर साइड पर मेंशन करके उसके आगे लिखना है कि ये एक्चुअली ये शो कर रहा है। आई थिंक एंगल ड्रा करना स्टूडेंट आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। जो आपने स्कूल में ड्रा किया था वही आसान सा तरीका है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई डी जिसको हम डी कहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप इस पर रख लें, ठीक है। तो फिर आप उसमें से जो एक ज़ीरो होगा, ज़ीरो से लेकर आप 144 तक जाएं और वहाँ पे डॉट लगाएं। फिर नेक्स्ट इस तरह आप इजीली इसको कर सकते हैं। Uses a pie diagram is useful when we want to show relative position proportion of a figure which make the total। तो आपको वैसे ही क्लियर हो चुका होगा कि पाई डायग्राम हमने कब यूज़ करना है। हमने तब यूज़ करना है जब हम चीज़ों को रिलेटिवली देखना चाहते हैं कि उसमें लार्ज, एक अगर लार्ज है, दूसरा भी लार्ज है, तीसरा भी लार्ज है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फर्स्ट अदर से कितना लार्ज है और ये सेकंड कितना स्मॉल है फर्स्ट से। इस तरह की एक रिलेटिव कंपैरिजन हम कर सकते हैं इजीली पाई डायग्राम के ज़रिए। इट इज़ आल्सो यूज़फुल व्हेन द कंपोनेंट आर मेनी इन नंबर। और सेकंड पॉइंट आप ये याद रखें कि जब कंपोनेंट ज़्यादा होंगे नंबर में तो फिर हम वो यूज़ नहीं कर सकते बार डायग्राम, फिर हम ये यूज़ करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक तो रिलेटिव पोजीशन मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं अब द कंपोनेंट, और सेकंड अगर कंपोनेंट ज़्यादा हो तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। Note, the sector of the circle that is of a pie diagram are ordered from largest to the smallest for easier interpretation of the data, and they must be drawn in the counter clockwise direction। जिस तरह हमने पिछले ही किया कि clockwise direction में हमने स्टार्ट किया, ओके। और जो सबसे लार्जेस्ट था एंगल वो हमने सबसे पहले ही ड्रा किया। तो इस तरह यही इसकी एक प्रोसीजर है। So now we are going to discuss the graphs. A graph is a visual representation of data by a continuous curve or a squared graph paper। या तो इसमें स्क्वेयर्ड होंगे ग्राफ में या इसमें कर्व होगी। मोस्टली इसमें कर्व होती हैं और बहुत कम सिचुएशन इस तरह है जब इसमें स्क्वेयर होते हैं, मतलब रेक्टेंगल होते हैं या स्क्वेयर जिसके ज़रिए हम ओरिजिनल फिगर को शो करते हैं। लाइक डायग्राम ग्राफ आर आल्सो अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, giving a bird's eye view of data and revealing their inner pattern। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम डायग्राम में हम यही कोशिश करते थे कि वो अट्रैक्टिव हो, आई कैचिंग हो, बहुत जल्द रीडेबल हो और उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे अंडरस्टैंडिंग में। तो ग्राफ भी वही उसी की तरह है। ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सो द मेथड यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप डेटा और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजेफ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये 4 मेथड है जिसके ज़रिए हम ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो, तो इसी से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को या ग्रुप डेटा को शो करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ हिस्टोग्राम। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोग्राम। इट इज़ डिफाइंड एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुज एरिया आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। इसमें रेक्टेंगल होंगे जो कि एडजेसेंट होंगे और वो प्रोपोर्शनल होंगे उसकी फ्रीक्वेंसीज को। और ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ओके, खाकी रिप्रेजेंटेशन है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल आर प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस। स्टूडेंट ये आप लोग याद रखें, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होता है और वैसे भी हर एक ग्राफ में आपने ये याद रखना है कि मैंने एक्सिस पर क्या देना है, वाई एक्सिस पर क्या देना है। तो इसमें एक्सिस में आपने देना है द क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस में आपने देना है द फ्रीक्वेंसीज। The rectangles are constructed such that the height of each rectangle is proportional to the frequency of that class
एंड विड्थ इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ दैट क्लास। हर एक जो रेक्टेंगल होगा हिस्टोग्राम में उसकी हाइट प्रोपोर्शनल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को, क्लास फ्रीक्वेंसी को। यानी अगर क्लास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रेक्टेंगल की हाइट ज़्यादा होगी, क्लास फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी कम होगी। और उसकी विड्थ जो है ओके, वो जो क्लास इंटरवल की लेंथ है ना, ये उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक क्लास इस तरह है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो तो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी रेक्टेंगल की, अगर कम हो तो रेक्टेंगल की विड्थ कम होगी। मगर यूजुअली इस तरह होता नहीं है। वैसे अक्सर इस तरह ही होगा कि क्लास इंटरवल इक्वल होते हैं। ओके, इफ़ ऑल द क्लासेस हैव इक्वल विड्थ देन ऑल द रेक्टेंगल स्टैंड ऑन इक्वल विड्थ। जिस तरह हमने बताया वही है। इन केस ऑफ क्लासेस हैविंग अनइक्वल विड्थ रेक्टेंगल टू स्टैंड ऑन अनइक्वल विड्थ। अगर क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तो फिर उसकी जो रेक्टेंगल होगी उसकी विड्थ भी इक्वल नहीं होगी। ओके, फॉर ओपन क्लासेस हिस्टोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर मेकिंग सर्टेन एजम्पशन। अगर ओपन क्लासेस हो तो फिर हम सर्टेन एजम्पशन लगाते हैं, उसके बाद हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। एज द रेक्टेंगल्स आर एडजेसेंट लीविंग नो गैप द क्लास इंटरवल बिकम ऑफ द इंक्लूसिव टाइप। ओके, एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एंड पॉइंट ओनली। तो वही है कि फिर उसमें हम एक एडजस्टमेंट करते हैं और ओपन एंड क्लासेस पर कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन लगाकर या एग्जाम्पशन लगाकर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन बुक सेल यू वांट टू डिटरमिन विच बुक वर मोस्ट पॉपुलर, the high price book, the low price book, book most neglected, etc. Let us say you sold total 31 books at this book fair at the following prices. आपने 31 बुक्स जो है ना वो सेल किए हैं और उसकी यही प्राइसेस हैं। The book are ranging from $1 to $25. Divide this range into number of group class interval. डियर स्टूडेंट, ये जो आपको डेटा नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं एंड आफ्टर मेकिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी विल फॉर्मेट द हिस्टोग्राम। टिपिकली देयर शुड नॉट बी फेवर देन 5 एंड मोर देन 20 क्लासेस इंटर। जो हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 से कम नहीं होना चाहिए क्लासेस, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक मुनासिब मकदार होने चाहिए ताकि डेटा सही तरीके से प्रेजेंट हो सके। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस ऑफ बुक्स हैं। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की लेक्चर में, केस पे हम किस तरह बनाते हैं, मतलब क्लास इंटरवल किस तरह बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी किस तरह बनाते हैं। उसी रूल को यूज़ करके ये हमने बनाई हुई है। डियर स्टूडेंट, इस स्लाइड में आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है जो थोड़ा सा सिंपल हमने बनाया हुआ है, कलर नहीं डाले हुए कि आपको थोड़ी सी समझने में भी आसानी हो। जो एक्सिस है उस पर आपको नज़र आ रहे हैं जो हमारी क्लास इंटरवल है वो, और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है आपको। तो जो फर्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो इसकी रेक्टेंगल अगर आप देख लें, ये बार आप देख लें तो इसकी हाइट भी 6 है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी फ्रीक्वेंसीज़ है हर एक फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन इसकी हाइट है। तो थैंक यू स्टूडेंट कि आपने लेक्चर सुना। कोई पॉइंट समझ नहीं आ चुका हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो जो भी न्यू लेक्चर अपलोड होंगे आप उसको फिर वॉच कर सकते हैं।